हेलो दोस्तों, डिफरेंशियल साइंस में आपका स्वागत है। जैसे कि आज देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता ही होगा कि बिजली का कितना ज़्यादा यूज़ होता है डेली लाइफ में। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम आज के टाइम में इमेजिन नहीं कर सकते कि भी हम कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि जो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी है। आज के टाइम में जो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, क्योंकि हर चीज़ हम इलेक्ट्रिसिटी से पैदा कर रहे हैं। हमारे फैंस वगैरह हैं, पंखे, एसी, बिजली, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है, या हमारा मोबाइल फोन, तो बेसिक नीड है इलेक्ट्रिसिटी हमारी आज के टाइम में। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है, मतलब ये जनरेट कैसे होती है, क्योंकि एक वायर से दूसरे वायर में जाती है, फिर फोन में स्टोर हो जाती है। तो आज पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भी कभी भी आपने देखा होगा कोई भी वायर वगैरह होता है तो वो मेटल का होता है, या तो एल्युमिनियम या कॉपर का होता है। तो मेटल की एक खासियत होती है कि उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो हायर क्लासेस में आपको पता लगेगा कि किस तरीके से वो मूव करते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं वो वायर टू वायर, मतलब वायर के अंदर ही फ्रीली मूव करते हैं वो। सपोज करें कि भी आपने देखा होगा कि भी सबसे पहले प्रॉपर्टी पे आते हैं। कोई भी मैटर है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, वो तीन चीज़ों से, बेसिक तीन चीज़ों से बना होता है। न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने पता होगा कि भी न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन ये न्यूक्लियस होता है, और फिर इसके बाहर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2, 8, इस तरीके से। कुछ इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक ग्रेट साइंटिस्ट है, उसके ऊपर ये नाम दे रखा है कूलाम चार्ज का। अ, इसको चार्ज को कूलाम में नापते हैं, मेजर करते हैं। तो ये साइंटिस्ट के ऊपर है, कूलाम नाम के साइंटिस्ट हुए, उनके ऊपर ये नाम दिया हुआ है इसका। तो सेम चार्ज आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे भी होता है, बट वो नेगेटिव होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर जीरो चार्ज होता है, नेट चार्ज है वो जीरो है, ना पॉजिटिव वो, इसके अंदर भी कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल पोजीशन में होता है वो। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लो करते हैं विद इन द वायर। तो इसके वजह से क्या कि चार्ज फ्लो होता है एक एंड से दूसरे एंड पे। सपोज करें कि ये वायर है, कोई भी एक मेटल है। अब यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है। लेट सपोज क्यू बोलते हैं इसको हम। ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए, और कुछ चार्ज यहाँ पे फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इस चार्ज को बी से ए पे लाने के लिए हमें कुछ अभी क्या है कि भी कोई भी एक समझ लो टू टू सरफेस है। ये एक सरफेस है, सेम साइज है, और ये एक सरफेस है, इस पर माइनस चार्ज है और इस पर प्लस चार्ज है। स्पेरिकल बॉल समझ लें इसको। अ, ये है, ठीक है। ये यहाँ पे रुके हुए हैं। अब एक कोई वायर, इसको हमने मेटल से कनेक्ट कर दिया, ये समझ ले पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब वायर की उसकी एक खासियत होती है कि भी आपने पढ़ा होगा 9th में या 10th में भी पढ़ा होगा, कि जब कोई भी मेटल जो अपना रिलीज करता है आयन, सपोज करें सोडियम की बात करते हैं। सोडियम के आउटर मोस्ट में 281 होते हैं, ठीक है। अब ये एक रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो Na पॉजिटिव बनाता है और इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ये। और कुछ इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो जब ये माइनस वाले, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये पोटेंशियली ज़्यादा हायर होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसका पोटेंशियल हायर होता है, और ये नेगेटिव चार्ज वाले जो होते हैं उनका पोटेंशियल लोअर होता है। तो एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी कि भी जो हायर पोटेंशियल से, जैसे पानी है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो सेम इसमें है कि जो पॉजिटिव होंगे, जो हायर पोटेंशियल वाले हैं, वो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, और जो लोअर पोटेंशियल वाले हैं, नेगेटिव चार्ज, वो क्या करेंगे, वो हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बट इस केस में क्या होगा कि भी जब ये इधर आके इसको फुलफिल कर देगा, मतलब अब इसकी कैपेसिटी फुल हो गई, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, दोनों बैलेंस हो गए, तो ये अब ये सर्कुलेट नहीं करेगा, नेट रिजल्ट कांस्टेंट कर देगा। ठीक है।
तो इस केस में क्या होगा, अब तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी कहते ही उसको है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो इस केस में अगर हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वी भी बोलते हैं, कभी कभी इसको वोल्टाज भी बोला जाता है। वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, आपने देखा होगा स्टेपलर वगैरह, स्टेबलाइजर वगैरह, ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रखे रहते हैं, वो इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। तो वो वोल्टेज को बढ़ाते घटाते, जिससे करंट बढ़ता घटता है। तो हमें वोल्टेज की जरूरत होती है करंट को कंटिन्यूस फ्लो कराने के लिए। अब ये वोल्टेज हमें कहाँ से मिलता है, सपोज करो कि भी वोल्टेज डिफरेंस होता क्या है। अब वही पुराना केस ले लेते हैं हम, कि भी पॉइंट ए है और ये मेटल है कोई, और ये पॉइंट बी है, ठीक है, और ये चार्ज है कोई, इसको सपोज क्यू करो, और ये कुछ चार्ज है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन समझ लें, फ्री चार्ज। तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा इस चार्ज क्यू पे, फ्रॉम पॉइंट बी टू ए पे ले जाने के लिए, तो उस चार्ज को एग्जर्ट करने के लिए फोर्स, ये काम करने के लिए वर्क होगा पर यूनिट चार्ज, उसको हम वोल्ट बोलते हैं। जो भी फोर्स एग्जर्ट होगी तो वो वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए माइनस वी बी, ठीक है। और अगर हम एज ए इन्फिनिटी काउंट करें पॉइंट को, तो इसको हम इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हम उसको जीरो लेते हैं। तो ये सीधा वी ए हो गया और वी इक्वल टू ये। तो इसमें डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी बी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी में मेजर करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो वी होता है, वोल्टाज। ये भी एक फिजिसिस्ट के, ग्रेट फिजिसिस्ट है, उनके ऊपर ये नाम, इसको यूनिट को रिप्रेजेंट किया गया है कि भी उनके नाम के ऊपर। अब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि भी पोटेंशियल डिफरेंस उसमें कैसे काम करता है। सपोज करें कि भी कोई ड्राई सेल है, सेल लेके आते हैं आप, उस पर लिखा रहता है, वो इस तरह का होता है कुछ, 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1.5 वोल्ट। अगर सपोज करें इसको एक सर्किट में यूज करते हैं हम, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव है, ये कोई वायर है, ठीक है। तो अब इसमें कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है, इसमें डाला जाता है इसको इस तरीके से कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो ये सर्कल पूरा करता है इसका, ये मूव करते हैं इधर सर्किट में, क्योंकि आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये उस कंटिन्यूटी को बार बार कंटिन्यू कंटिन्यू रखता है। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, जब ये इलेक्ट्रॉन घूम के फ्री इलेक्ट्रॉन वापस में एंटर करते हैं, तो इसमें केमिकल रिएक्शन होती है, तो वो ये वापस इस इलेक्ट्रॉन को इसके एंड पे भेज देती है, बी के एंड पे। तो ये फिर ये पूरा घूमता है क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फिर ए पे आता है, तो फिर ये इस तरीके से कंटिन्यूस चलता रहता है। इसको कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज कह लो, चार्ज। और इसी को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक क्या है, अब सपोज करें कि भी
अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो ये W बाय वर्क डन हो गया, ठीक है। अगर किसी पे 1 यूनिट या 1 जूल 1 जूल कार्य किया गया हो, वन चार्ज को वन चार्ज को या इसको हम इसका जो चार्ज का यूनिट था वो क्या था, कूलाम सी। तो 1 कूलाम ऑफ चार्ज को, तो इसको 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। अगर 1 जूल एनर्जी लग रही है 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए, तो उसको 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, कभी कभी डेफिनेशन में आ जाता है ये। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो उसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं, और जो चार्ज की यूनिट होती है वो कूलम। वर्क डन सबको पता ही है, जूल में मेजर किया जाता है, न्यूटन मीटर होता है या जूल उसको बोल देते हैं, क्योंकि वहीं से उसको एक्सपेरिमेंट किया गया था। वर्क डन इसको फोर्स इनटू, आपने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको सेल में बता ही दिया कि अभी अगर नंबर ऑफ सेल्स होंगी तो वो प्लस ही होगा। सपोज करें एक सेल है ये, फिर एक और सेल इससे जुड़ रहा है, तो ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, तो ये इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से कुछ बनेगा। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दो सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो ये इसका डायग्राम भी होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ करंट है, जो आपको मैंने बताया था, उसका होता है ये I इक्वल टू क्यू बाय टी। मतलब कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें क्या होगा, अगर 1 कूलम चार्ज यहाँ पे है और वो 1 सेकेंड में ट्रेवल होता है, तो इसको 1 एम्पेयर ऑफ करंट बोला जाता है, ठीक है। जो आई की इलेक्ट्रिक चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो एम्पेयर होती है। एम्पेयर, इसको ए से ही डिनोट करते हैं। ये भी एक बड़े फिजिसिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पे ये एम्पेयर डिसाइड होता है। ये जो मैंने आपको बताया ना, कभी कभी डेफिनेशन में पूछ लेता है कि भी 1 एम्पेयर करंट, डिफाइन द 1 एम्पेयर ऑफ करंट। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज को 1 सेकेंड में जितनी दूर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाया जाएगा, उसको हम 1 एम्पेयर ऑफ करंट बोलेंगे, ठीक है। अब अब हमें ये पता लग गया कि भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्यों कंडक्ट होती है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मूव करते हैं, फ्लो करते हैं फ्रीली उस विद इन द डिफाइंड एरिया। फिर बट वो एक बार कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर नेट जो रिजल्ट होता है वो जीरो हो जाता है, तो इसीलिए हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है ताकि उनको कंटिन्यूस फ्लो में ला सके। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको वोल्ट में मेजर किया जाता है। फिर वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो उसकी मदद से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है।
और इलेक्ट्रिक करंट का मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था। अब इसमें ये ऐड किया, यहाँ से ये वायर है, एक नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करते हैं लोअर से हायर की तरफ, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर से हायर की तरफ करेंगे। वह जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो अपोजिट होगी डायरेक्शन ऑफ करंट। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्शन ऑफ चार्ज है, जो इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, इस तरफ। और जो डायरेक्शन ऑफ चार्ज होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये जो सेल होता है 1.5 का, या कोई भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फ्लो करने में हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन को। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन होती है जिस तरफ ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब दो तरह के, जैसे एक तो मेटल होता है, एक इंसुलेटर होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया या रबड़ वगैरह, इनको यूज करते हैं हम ताकि हमें करंट ना लगे, क्योंकि ये इंसुलेटर होते हैं, इनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। मेटल्स में ज़्यादा होते हैं और वो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना ईजी होगा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना, ठीक है। किसी में अगर इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में है ही नहीं तो आप उसको ईजिली फ्लो करा ही नहीं सकते। जैसे वुडन है, उसमें होते ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें होते ही नहीं, तो इस वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। वुडन है, स्टोन है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए मेटल है जनरली वो ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से। तो इंसुलेटर में इस वजह से नहीं होते, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो इंसुलेटर होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक सर्किट, अब आपने देखा होगा घरों में पूरा सेटअप होता है, क्योंकि पंखा भी कनेक्ट है, बल्ब भी है, और जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी हैं, कोई बोर्ड्स वगैरह, स्विचेस वगैरह, सारी चीज़ें होती है। तो उसको जनरली पूरे के पाथ को, जो कंप्लीट पाथ होता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। जिसे यहाँ पे कोई कनेक्ट है, सपोज करें एक बैटरी कनेक्ट है, ठीक है। 3 सेल का एक बैटरी कनेक्ट है, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ कोई एमीटर लगा हुआ है, फिर यहाँ कोई सपोज करें बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे कोई स्विच है, और ये, ठीक है। बल्ब हो गया, ये एमीटर, प्लस माइनस, और ये की, स्विच बोलते हैं, ये बैटरी है। तो अभी ये सर्किट ओपन है। अभी क्या है कि इसमें फ्लो ऑफ करंट जितना इधर है उतना इधर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुंजी को नहीं लगाए। अभी क्या ये ओपन है, क्लोज है, अभी इसमें कुंजी लगा दी गई, यानी जो स्विच है उसको ऑन कर दिया गया, तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो इस पूरे पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है, या इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। इसमें कुछ लगते हैं, जैसे ये बल्ब हो गया, ये की लिखा हुआ, ये क्लोज्ड की, ये एमीटर होता है जो फ्लो ऑफ करंट को मेजर करता है, मेजर ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ये बैटरी हो गई, और ये वायर है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है।
कुछ सिंबल आपको दिख रहा है, बैटरी का ये सिंबल होता है, एमीटर का ये है, ये बल्ब का है, ये की का है। कुछ सिंबल और देख लें आप, ये ओपन की है, मतलब स्विच ऑफ है ये इस टाइम पे, स्विच ऑफ की, या ओपन की बोलते हैं इसको, ओपन की। और अगर ये इस तरीके से होगी तो ये क्लोज्ड की, यानी सर्किट कंप्लीट किया हुआ इसने। ये सिंबल तो आपको पता ही है, बल्ब का हो गया। एक सिंबल ये होता है, इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस है ये। और अगर इसको ऐसे कर तो ये रेओस्टेट बन जाता है। और भी कुछ सिंबल होते हैं, आप देख लेना बुक में जो जो दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आपको बता दिया। अब एक सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करेंगे, अगर हम कोई सर्किट होता है, जैसे एक सर्किट और बना लेते हैं, ये एमीटर हो गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सफेद कुंजी लगी हुई है और प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या है ना, वोल्ट मीटर लगता है वी, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ये रेसिस्टेंस है कोई, और ये एमीटर है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये सर्किट होता है, इसमें ये मेजरिंग इक्विपमेंट है, ए अमीटर, जिसपे ए की रीडिंग होती है। वो अमीटर आपने देखा होगा, जो करंट को मेजर करता है कि भी कितने एम्पेयर में, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, कोई भी चीज़ है उस पर रेटिंग होती है, कितने एम्पेयर की ये स्विच है, कभी 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 50 एम्पेयर। और एक होता है वोल्ट मीटर, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है विद इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, चाहे वो बल्ब हो, रेसिस्टेंस हो, कोई भी चीज़ लगी हुई हो उसके बीच का, या वायर हो, कुछ भी हो, तो उसके बीच का एंड्स, उसके एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। जैसे ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसके एंड पॉइंट के बीच में ये इसका वोल्ट चेक कर रहा है कि भी कितना इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसी को कभी आपने देखा होगा कि जैसे ये हमेशा सीरीज में लगता है कि भी जितना अगर करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट को मेजर करता है, तो जितना करंट इससे निकल रहा है तो उतना ही करंट इसमें आना चाहिए, तभी वो उसका एग्जैक्ट फ्लो करेगा। और जो ये हमारा वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल में लगता है, क्योंकि उसको दो एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। ये अभी हम क्लियर कर लेंगे। कभी आपने देखा होगा टॉर्च होती है, उसको मारते हैं, उसमें सेल्स डाल के उसको डाला जाता है, तो कुछ दिन के बाद वो उतनी लाइट नहीं देता जितनी फर्स्ट टाइम पे देता है। क्यों? क्योंकि जो सेल्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो कम होता रहता है, उसकी पावर कम होती रहती है, तो उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होता रहता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो इसको नोटिस किया ना, एक ओम्स नाम के, जॉर्ज सीमन ओम्स नाम के एक फिजिसिस्ट थे, गालिबन जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये डिफरेंस को फाइंड किया कि भी जो रिलेशन है, ओम्स लॉ, कि जो रिलेशन है आई और वी का, तो जो वी है, जो वी है या जो आई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, कि अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो बढ़ेगा, जैसे उसमें टॉर्च के केस में कम हो रहा था, तो क्या है, करंट भी कम हो रहा है, अगर वो बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। आपने घरों में भी देखा होगा लाइट डिम हो जाती है, स्पेशली अगर आप रूरल एरिया में जाते हैं, गांव के एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे भी स्टेबलाइजर लगाए रखे होते हैं, जिससे वो अगर पावर कम होता है तो उसको बढ़ा के उससे करंट बढ़ाया जाता है, ठीक है।
तो ये I इक्वल टू I प्रोपोर्शनल है V के, तो द फ्लो ऑफ करंट है वो किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और इसमें जो कांस्टेंट है, जो गिवन पोटेंशियल डिफरेंस पे जो कांस्टेंट है वो 1/r है, इक्वल टू V। तो 1/r क्या है, जो वैल्यू दी हुई है पोटेंशियल डिफरेंस की उस टाइम पे वो कांस्टेंट है। तो ये उनका जनरली लॉ था, ओम्स लॉ ये कहते थे, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V/r या V इक्वल टू IR, ठीक है। तो ये है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता था, ये उसका रेसिस्टेंस होता था, ठीक है। अगर इसमें अगर रेसिस्टेंस का रिलेशन निकाले तो R इक्वल टू V/I। अगर किसी मटेरियल का रेसिस्टेंस चेक करना हो तो वो क्या होगा, 1 यूनिट वोल्ट और 1 यूनिट करंट अगर उसमें फ्लो हो रहा है तो उसका वो 1 यूनिट रेसिस्टेंस होगा। जो रेसिस्टेंस की जो SI यूनिट है वो होती है ओम, इन्हीं के नाम पे है ओम, इसका सिंबल होता है ये, ठीक है, SI यूनिट। तो SI यूनिट निकाल सकते हैं कि भी 1 वोल्ट अगर किसी पे लग रहा है, किसी करंट को, किसी 1 यूनिट चार्ज करंट को फ्लो करने के लिए, तो वो 1 यूनिट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिख लो 1 यूनिट वोल्ट इक्वल टू 1 एम्पियर करंट, तो ये कहलाएगा 1 ओम रेसिस्टेंस, ठीक है, R इक्वल टू 1 ओम। तो ये ओम्स लॉ था कि भी आई जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ चार्ज है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये गिवन पोटेंशियल डिफरेंस पे ये इसका कांस्टेंट है R/1, यानी रेसिस्ट करने की जो चीज़ है वो चीज़ है ये। तो ये हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन बनाने होते हैं। या ओम्स लॉ को जनरली दो उसमें यूज़ किया जाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके दो एप्लीकेशन है, दो केस है इसके, एक सीरीज वाला केस होता है, एक पैरेलल वाला केस होता है। और इसको अगर करेंगे ना कभी भी दोनों केसों में, तो जो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे वी और आई का जो ग्राफ बनेगा ना, उस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो आई भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये चीज़ है, ये रिलेशन है। अब ओम्स लॉ जैसे हमने पढ़ा कि भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस पे। अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा, या यहाँ पे इसको ऐसे कर लो, आई इक्वल टू V/R। अब यहाँ पे गिवन पोटेंशियल पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे आई क्या है, आई है 1/R, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। तो यानी रेसिस्टेंस अगर बढ़ा तो करंट कम हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस सपोज करें डबल होता है तो आई आधा हो जाएगा, ठीक है। तो अब रेसिस्टेंस, मेन चीज ये है कि रेसिस्टेंस किन चीजों पे फैक्टर करता है। अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर लॉस है। तो जनरली मेटल्स क्या होते हैं, उनका लो रेसिस्टेंस होता है, और जो इंसुलेटर या जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो बहुत हाई रेसिस्टेंस होती है उनकी। जैसे वुडन है, उसकी बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस होती है, 10⁻15 16 ओम, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको कैसे करेंगे। अब रेसिस्टेंस का क्या रिलेशन है, रेसिस्टेंस के बीच में जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। तो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है,
तो रेसिस्टेंस से सपोज करें, अगर हम किसी वायर का एरिया बढ़ाएं, अगर मोटाई उसकी बढ़ा दें, तो क्योंकि वायर होता है ना, वायर का रेसिस्टेंस है, हम क्या गोल रखते हैं, ये क्रॉस सेक्शन होता है, ये कोई वायर है मेटल का, मेटल वायर, ठीक है। अब ये इसका क्रॉस सेक्शन है, एक ये है, जितना कम होगा यानी ये इतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यानी ये एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बट अगर गिवन लेंथ है, ये सोचो 1 लेंथ है, तो इसमें आर है, और अगर इसका हम डबल कर देंगे, 2L कर देंगे, ठीक है। अगर आर एल एल पे आर था, ये एल लेंथ गिवन थी, उस पे आर रेसिस्टेंस था, अगर हम उसको 2L कर दें तो ये 2R हो जाएगा, सीधा सीधा है, ठीक है। तो यानी जो लेंथ है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, रो एल बाय ए, आर इक्वल टू, और ये रो जो है वो रेसिस्टिविटी है किसी एलिमेंट की, रेसिस्ट करने की पावर को रेसिस्टिविटी कहते हैं, और ये रेसिस्टिविटी, ये रिलेशन होता है और ये फैक्टर होते हैं जिसपे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पे और उसके एरिया पे। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो उसके हिसाब से इसको मैनेज करके फिर वायर्स बनाई जाती है। उसमें जाहिर सी बात है लॉस होता है, पावर लॉस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये फैक्टर है, अगर एरिया 4 गुना है तो ये हाफ हो जाएगा, वही फैक्टर है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनाता है रेसिस्टिविटी पे, तो वो हम करेंगे इसको ख़त्म करने के बाद। अब ओम्स लॉ की दो एप्लीकेशन होती हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। उसको ओम्स लॉ के फॉर्मूले से फाइंड किया जाता है। सपोज करें पहले सीरीज वाला करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्शन। अब इसमें क्या होता है, सपोज करें एक बैटरी है और ये सर्किट है, यहाँ एमीटर लगा दिया हमने, 1 2 3, ठीक है। ये R1 R2 R3, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो अब ये 3 रेसिस्टेंस है, तो हम ये कब बोलेंगे कि भी ये कनेक्शन सीरीज कनेक्शन है, अगर पर्टिकुलर रेसिस्टेंस में और ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स में, या चाहे वो एम्पेयर हो, चाहे वो R1 R2 R3 हो, ठीक है। अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है, सपोज करें आई करंट आई है, अगर आई इसमें से भी उतना ही जाएगा, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी सेम, तो अगर आई सब में सेम है सारे एलिमेंट्स में, तो वो कनेक्शन सीरीज कनेक्शन कहलाता है, ठीक है। अगर इसका इक्विवेलेंस बनाए तो ये बनेगा, सपोज करें ये एमीटर हो गया और ये इसका आर इक्विवेलेंस हो गया, इन तीनों को प्लस करके R1 R2 को आर इक्विवेलेंस कर दिया। तो अगर इसमें भी सेम फ्लो हो रहा है तो समझो ये सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। करंट सब में सेम जाना चाहिए, तो वो सीरीज कनेक्शन होगा हमारा। तो अब इसमें क्या होता है सीरीज कनेक्शन में, कि भी जो ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, अगर इसमें, क्योंकि आपको पता है कि जो वोल्ट मीटर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अक्रॉस द एंड्स होता है। तो ये जो V है, इक्विवेलेंस है,
वो किसके बराबर है, V1, क्योंकि इन तीनों का भी कुछ ना कुछ होगा अलग अलग। ठीक है, सपोज करें ये V इक्विवेलेंस था और ये इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि तीनों में अलग अलग होगा, V1, V2 और V3। तो ये क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो ओम्स लॉ के थ्रू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो अगर इसमें पुट करते हैं हम वो चीज़, तो V1 क्या होगा, आई बाय R1, V2 क्या होगा, आई बाय R2 और V3 क्या होगा, I1 R3। क्योंकि जो सीरीज कनेक्शन है आई तो सब में सेम ही है, अब इसमें रख देते हैं। तो V इक्विवेलेंस क्या था हमारा, आई इक्वल टू आर, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहाँ आई कॉमन ले लो, आर इक्विवेलेंस हो गया, आई आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कट गया, तो ये आर इक्विवेलेंस कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर आर रसिस्ट सीरीज में कोई भी आपके रेसिस्टेंस लगे हुए हों, तो उनका आपने इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, सबको प्लस करके निकालना है। तो ये रिलेशन है सीरीज का कनेक्शन का। ठीक है, और ये नंबर ऑफ हो सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं 3 हो, 4 5 6 6 अप टू RN तक ये जा सकता है, नंबर ऑफ रेसिस्टेंट तक जा सकता है। अब ये तो सीरीज कनेक्शन है, अब इसका एक पैरेलल कनेक्शन देख लेते हैं। जनरली पैरेलल कनेक्शन घरों में भी यूज होता है। तो सीरीज का एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक स्विच बीच में से खराब हो गया तो आगे के सारे स्विच काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट होगा ही नहीं। पर घरों में ऐसा नहीं होता, घर में अगर एक स्विच खराब हो रहा है तो दूसरा चलता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पैरेलल में लगाया जाता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है, बट करंट सबका अलग अलग होता है। करंट की जो सप्लाई होती है वो अलग अलग होती है। ये है आमीटर समझ लें इसको, और ये एक रेसिस्टेंस है, एक यहाँ से एक इधर गया, एक ये रेसिस्टेंस हो गया, यहाँ से आया, और एक ये रेसिस्टेंस हो गया, माइनस ये प्लस प्लस माइनस। अब ये R1 है, R2 और ये R3। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये करंट फ्लो हो रहा था I, यहाँ पे भी है, बट अब यहाँ पे क्या है, ये I1, इसको I1 दे दो, ये I1 हो गया, यहाँ पे I2 हो जाएगा, यहाँ पे I3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से करंट क्या है, डिवाइड हो गया, अब वो सेम नहीं रहा। अब डिवाइड अगर करंट अलग अलग हो गया और यहाँ पे जाके वापस से वो आई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ इनके पोटेंशियल डिफरेंस है सेम रहेगा। ठीक है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जो इन दो जो रेसिस्टेंस लगे हुए हैं तीनों, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए, और जो करंट है वो अलग अलग रहना चाहिए। तो हमें पता लगेगा कि वो कॉम्बिनेशन में है, ये पैरेलल कनेक्शन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। घरों की जो फिटिंग्स होती है जनरली वो इसी पॉइंट पे होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे होती है। तो इसमें अगर हम लगाएं आई का, तो इसमें आई क्या होगा, ओम्स लॉ अगर लगाएं तो आई क्या होगा, I1 प्लस I1 I2 प्लस I3। ठीक है, ये होगा।
और अगर ये होगा तो आई क्या होता है ओम्स लॉ में, वी बाय आर। ठीक है, आप कर लो, आई वन कर लो, आई वन इक्वल टू हो गया वी बाय आर वन, आई टू क्या हो जाएगा वी बाय आर टू, और आई थ्री वी बाय आर थ्री। क्योंकि सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इसको इसमें पुट कर दो। इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, ये आई इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो क्या आएगा, आई इक्विवेलेंस हो गया आर इक्विवेलेंस। ठीक है, तो ये क्या होगा, वी सेम है तो वी बाय आर इक्विवेलेंस इक्वल टू, आई की वैल्यू रखी वहाँ से, तो आई वन क्या है वी बाय आर वन प्लस वी बाय आर टू प्लस वी बाय आर थ्री। अब ये v कॉमन है तो v से v कट गया, तो ये वन बाय आर इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री। तो जो पैरेलल में निकालते हैं उसमें वन बाय आर, दो नंबर, द रेसिस्टेंस ऑफ मल्टीपल रेसिस्टेंस, द इक्विवेलेंट ऑफ मल्टीपल रेसिस्टेंस इज दिस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये अप टू वन बाय आर एन तक जाता है। सपोज करो कि दो ही सिर्फ कनेक्शन है, अगर सिर्फ दो ही होंगे तो आर इक्विवेलेंस क्या होगा, आर वन आर टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू, तो ये होगा आर टू प्लस आर वन आर टू। तो अगर इसको आर इक्विवेलेंस करते हो तो ये आर इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, आर टू प्लस आर वन। तो ये दो के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो कि भी किसी में दो का पूछा हो। सपोज करो कि भी एक सर्किट है, एक क्वेश्चन मैं आपको करवाई देता हूँ इधर। कोई कनेक्शन है, कोई दे रखा है कि भी टू रेसिस्टेंस है और वो पैरेलल में है, टू रेसिस्टेंस आर इन पैरेलल। तो वन रेसिस्टेंस का सपोज करो कोई भी दे रखा है, तो आर वन इक्वल टू 10 ओम दे रखा है और आर टू इक्वल टू सपोज करो 15 ओम दे रखा है। अब वो पूरा है रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताओ। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीधा फॉर्मूला रखो, 10 इंटू 15, फॉर्मूला क्या होता है आर इक्विवेलेंस का, अभी जो करवाया, अगर दो हों सिर्फ, दो से ज़्यादा होंगे तो आप वही रिपीट करोगे, आर वन आर टू आर वन प्लस आर टू, और यहाँ पे 10 प्लस 15, तो ये कितना हो गया 150 और ये 25 यानी 6। तो आर इक्विवेलेंस कितना आएगा 6 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट अपना देखते हैं, हीटिंग इफेक्ट।
करंट के थ्रू जो हीट इफेक्ट होता है, आपको पता है कि भी जब करंट है तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है या रिलीज हो रही है, तो उसमें कोई भी अगर रिएक्शन होती है तो उसमें एनर्जी इन्वॉल्व रहती है, तो उसका टेम्परेचर जाहिर सी बात है कि इंक्रीज होगा। पर इलेक्ट्रिसिटी को हम खास यूज करते हैं कुछ इक्विपमेंट में ताकि उनका टेम्परेचर, जैसे गीजर होता है या हीटर हो गया, आजकल तो इंडक्शन जो आते हैं, तो उसमें जो उसका रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं, जब उसको हीट उसको देते हैं तो उससे खाना वगैरह पकाते हैं, पानी बॉईल करते हैं या आयरन करते हैं। आजकल आयरन आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, तो उसमें कुछ फिलामेंट डाल के कुछ मेटल को हीट करके उससे प्रेसिंग की जाती है, आयरन की जाती है। तो उस हीटिंग इफेक्ट की ये बात कर रहा है कि भाई जो हीट इफेक्ट है वो कैसे बढ़ता है। जब भी किसी में पावर दी जाती है, जो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, रिलीज होती है, तो वो रिएक्शन होती है, तो उसमें हीट जरूर इन्वॉल्व होती है, तो हीट सिंक में जाती है या तो कंज्यूम होती है, तो मेटल वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ओम्स लॉ पे ही है कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V इक्वल टू आई होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक करंट था वो क्या होता है, Q बाय टी। ठीक है, और एक चीज हमने और पढ़ी थी कि जो हमारा U होता है ना, वो तो हमारा Q बाय V। ठीक है, चार्ज इनटू ये स्टोर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये जो है ना स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि भी इतना पोटेंशियल इसमें होता है, अगर इसको चार्ज को इस वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे जो चार्ज है ना, उसका पोटेंशियल जो है, इसको इधर से ड्राइव किया गया है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। तो डब्ल्यू क्या था, वर्क डन। ठीक है, बट अगर इसको ये तो एक का था, अगर इसको नंबर ऑफ चार्ज पे कर देंगे तो ये हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी। तो एक इक्वेशन ये हमारी है और एक इक्वेशन ये है। ठीक है, तो जो हीटिंग इफेक्ट होता है, अब आपको पता है कि भाई जो वोल्टेज होते हैं, वो डिफरेंस होता है। अब इसमें ये है, ठीक है, यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये Q और ये Q बराबर ही है, समझो इसको कैपिटल Q भी कर सकते हैं आप, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस केस में, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ से Q आ गया आई टी। ठीक है, अब इसमें हम डाल सकते हैं, तो जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो क्या होगा, आई टी इंटू, और V की वैल्यू डालो, इक्वेशन 2 नहीं है, ये इक्वेशन 2 है, इसमें डालना है, ये इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, तो V हो गया आई आर। तो जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। सही है, आई स्क्वायर आर टी। तो किसी भी एलिमेंट का हीटिंग इफेक्ट निकालना हो तो यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, तो या ये कह लेते हैं हीट प्रोड्यूस बाय करंट। इतना होगा। ठीक है, जो भी अगर वैल्यूज दी होंगी, आई की वैल्यू दे रखी होगी, आर की रेसिस्टेंस की, और टी की वैल्यू दे रखी होगी, तो ये बनेगा। अब एक होता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर कि भी कितनी एनर्जी कंज्यूम करने की उसकी कैपेसिटी है, और कितनी रिलीज करने की एनर्जी कंज्यूम्ड हो या खर्च हो जाए, तो उसकी उसकी जो पावर है काम करने की या वर्क करने की, उसको हम पावर कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब जो एनर्जी निकल रही है, जो हीट निकल रही है, वो ये निकल रही है पर यूनिट टाइम, यानी Q बाय टी, U बाय टी। तो जो पावर होती है वो जो जितनी हीट या एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कंज्यूम्ड हो रही है पर यूनिट टाइम, तो उसको पावर कहते हैं। तो आई की वैल्यू रखो, आई स्क्वायर आर टी, और यहाँ पे टी, तो टी से टी कट जाएगा, तो पी इक्वल टू कितना हो गया, आई स्क्वायर आर।
ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको किसी और कई फॉर्म में कर सकते हैं इसको। एक तो यही हो गया, अगर इसमें हम आई की वैल्यू डाल दें वी बाय आर, तो पी हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर, ये भी रिलेशन बनता है। ठीक है। और अगर आर की वैल्यू डालते हैं वी आई, तो पी हमारा हो जाएगा, पी हमारा हो जाएगा वी बाय आई इंटू आई स्क्वायर वी आई। तो ये तीन रिलेशन है पावर के और ओम्स लॉ के बीच में। तो इसी में ही ये पूरा कवर होता है। एक बार समरी कर लेते हैं कि भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको जो चार्ज होता है वो कूलम में होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और एलिमेंट्स में या जो मेटल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लो करते हैं। उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और उसके सर्किट को चलाने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस की। जो गिवन पोटेंशियल डिफरेंस है उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो 1/r होता है। आर क्या है, जो गिवन पोटेंशियल पे जो ओम्स लॉ कहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आई के। ठीक है, वो रेसिस्ट करता है। और जो रेसिस्टेंस की पावर डिपेंड करती है उसकी लेंथ पे, अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा है, और एरिया अगर ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस कम है। ठीक है। उसके बाद वो पैरेलल सीरीज वाला है, जो ओम्स लॉ में निकालते हैं। जो रेसिस्टेंस होता है आर इक्वल टू आर इक्वलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू आर थ्री एंड अप टू एन। और जो कॉम्बिनेशन वाला है उसमें वन बाय आर इक्वलेंस इक्वल टू वन बाय आर वन, वन बाय आर टू एंड सो ऑन। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट है ये वी इक्वल टू आई आर। तो जो हीटिंग इफेक्ट आई क्या है, तो हीट प्रोड्यूस करता है करंट। ठीक है, वो क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। और पावर क्या होती है, यही हीट जो जनरेट हो रही है पर यूनिट टाइम, उसको पावर कहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।